अब भारत सरकार ने आईटी के नियमों में बदलाव कर दिया है। ट्विटर, फेसबुक को नियमों के मुताबिक अब काम करना होगा। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय नियमों के मुताबिक काम करना होगा सोशल प्लेटफॉर्म्स को। जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पर नए नियम लागू होंगे। शिकायतों का संतोषजनक निपटारा करने के लिए नियम बनाए गए हैं। 3 महीने में बनेंगी अपीली समितियां और सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के लिए ये तमाम कमेटी गठित की जाएंगी। तो सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के लिए समितियां बनाई जाएंगी। और भारत सरकार ने आईटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ट्विटर, फेसबुक को नियमों के मुताबिक अब काम करना होगा। भारतीय नियमों के मुताबिक काम करना होगा और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर नए नियम लागू होंगे। तो भारत सरकार ने आईटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ट्विटर, फेसबुक के नियमों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ मोहित बजाज यहां पर जुड़ चुके हैं। साइबर मामलों के एक्सपर्ट हैं और विशेष जानकार हैं। बहुत स्वागत है आपका मोहित जी प्राइम न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, और प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। जी, जिस तरह से तमाम नियमों में बदलाव किया जा रहा है, क्या आप प्राइम न्यूज के दर्शकों को कुछ विस्तार से इसमें जानकारी दे सकते हैं कि क्या कुछ अब बदलने वाला है? बिल्कुल विस्तार में पूरी मैं जानकारी देता हूँ। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ आज जो कि आईटी के नियमों में ये बदलाव लिए गए, किए गए, क्योंकि जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है इन सब की जरूरत बहुत ज्यादा थी। मैं आपको बता दूं आज बेसिकली क्या हुआ, 28 अक्टूबर 2022 को एक जीएसआर होता है 794E। इनके पास पावर है। पहले तकनीकी फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, फिर सरल भाषा में बताऊंगा कि क्या हुआ, क्योंकि मैं कानून का भी जानकार हूँ और तकनीकी रूप से एक साइबर एक्सपर्ट भी हूँ। तो सबसे पहले जो जीएसआर है 794E, इनके पास एक पावर है जिसको सब सेक्शन 1 क्लॉजेस Z और ZG, इनके सब सेक्शन 2 जो कि सेक्शन 87 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, जिसको 21 ऑफ 2000 भी कहते हैं, उसमें केंद्र सरकार यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें एक अमेंडमेंट रूल नया लेकर आई है, जो कि इससे पहले ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 पहले ही चल रहा था। उसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन लाई है जिसका पूरा नाम रखा है इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। अब ये क्या है, कैसे है, उसको सरल भाषा में कि आम जनता को भी समझ में आए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, आज इंटरनेट के माध्यम से लोगों को लूटा जा रहा है। आज इंटरनेट के माध्यम से गलत जानकारी साझा की जाती है। बिल्कुल। आज इंटरनेट के माध्यम से हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव डाला जा रहा है और भारत को एक विकसित देश होने से रोका जा रहा है। इन सभी चीजों के लिए ये नया रूल जिसको इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 कहा गया। अब ये विस्तार पूर्वक मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी बनाएगी। यानी अब तक क्या होता था, मान लीजिए कोई अगर किसी की, मान लीजिए मेरी ही फोटो या आपकी फोटो को कोई लड़के से लड़की बना देता था, या कोई हमारी जात धर्म पर कोई कमेंट करके फेसबुक पे गलत कमेंट करता था, गलत तरीके से पोस्ट शेयर करता था, या कोई मेरी फोटो को या मेरी बहन या मेरी बेटी की फोटो को उठाकर
किसी की बहन बेटी की फोटो को उठाकर उसको गुमराह करने की कोशिश करता था। बिल्कुल, मौत उसके किया लिए जाता था। संविधान था, कानून था, लेकिन बड़ा कमजोर था। हम्म। उसके लिए अब एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी बनाई गई है, जिसमें कई सारे मामलों में कार्यवाही करी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। और आज 28 अक्टूबर 2022 से मात्र 3 महीने के भीतर इस पूरी कमेटी का गठन किया जाएगा। ठीक, इसमें क्या क्या है मैं अब आपको बता रहा हूँ। यानी किसी भी तरीके की वेबसाइट पर, हाँ। मोबाइल एप्लीकेशन पर या किसी भी तरीके की ऐसी चीजों पर जो भी इंफॉर्मेशन साझा की जाएगी उसमें पोर्नोग्राफिक और अतिरिक्त चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि कोई भी चाइल्ड को यानी बच्चे को हार्म ना हो। हमारे को अब तक क्या होता था, डोमेन इंफ्रिंजमेंट और ट्रेडमार्क कॉपीराइट से संबंधित, यानी कि मान लीजिए अगर मेरी कोई जानकारी है, मेरी कोई कंपनी है, अभी तक डोमेन के लिए, इंफ्रिंजमेंट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, मेरे नाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अभी बहुत कानून की जरूरत थी कि एक कंपनी के नाम को बदनाम ना हो, डिफेमेशन ना हो। डिफेमेशन एक्ट जरूर थी आईटी में, लेकिन ये विस्तार पूर्वक नहीं थी। अभी अगर हम मान लें कोई छोटा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक यूट्यूब पर एक चैनल बना लेता था और खबरों को साझा करना शुरू कर देता था, कहीं भी प्रसारित करना शुरू कर देता था, प्रकाशित करना शुरू कर देता था और कहता था कि भाई हम एक मीडिया के व्यक्ति हैं। लेकिन ये कोई भी ऐसा नियम नहीं बना हुआ था जो इनके ऊपर भी नजर रखे, जो इनको भी रोके, जो इनके ऊपर भी कमांड करे और रेगुलर बेस पर लोग उसकी शिकायत करें। शिकायत कहाँ की जाए ये अभी तक मौजूद नहीं था। तो अब अगर इस प्रकार से देश की आर्थिक अंदरूनी सुरक्षा को अगर कोई भी घात पहुंचाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, चाहे किसी कंपनी को घात पहुंचाएगा, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय को, किसी को भी घात पहुंचाएगा, तो अब भारत में वो कानून और वो तरीका मौजूद है जहां पर आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और इस बारे में आगे और मैं लोगों बस को आपसे बता एक यहाँ सकते पर हैं छोटा कि सा प्रश्न और यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि कई बार खुद देखा गया कि अगर मान लीजिए किसी ने पिस्टल की तस्वीर डाल रखी है या अवैध तमंचे की तस्वीर डाल रखी है और अगर आप उसमें आप जाते थे और अगर आप उसको रिपोर्ट करते थे कि ये समाज को हार्म करने वाला कंटेंट है, उसके बाद भी उसमें उत्तर ये आता था कि नहीं ये फेसबुक के स्टैंडर्ड के अनुकूल है, इसको हटाया नहीं जाएगा। तो क्या अब इस तरह के कंटेंट पर भी प्रतिबंध लगेगा? बिल्कुल, इस तरीके के कंटेंट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगने वाला है 100%। क्योंकि ये एफिलिएट कमेटी है जिसको ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी कहा जाएगा। ये ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी जो है ये इन सभी बिंदुओं पर अच्छे से कार्य करेगी और जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके सहयोग से उनको निर्देशित भी करेगी, उनसे सजेशन भी लेगी और जो एक्सपर्ट्स हैं, हम जैसे लोग, वो भी इस कमेटी में इन्वॉल्व होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमको देने के लिए और तमाम चीज़ों को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी, प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को तमाम चीज़ों के बारे में अवगत कराने के लिए। वहीं फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजुअली जुड़े। पीएम मोदी ने कार्यक्रम से जुड़े लोगों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश बेहतरी के लिए काम करे, ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ
सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। तरीके अपने अपने हो सकते हैं, रास्ते, प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। जब ये सुशासन के मूल में होंगे तो भारत के सामर्थ्य का विराट विस्तार होगा। जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। यही तो सुशासन है जिसका लाभ देश के हर राज्य को समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, कानून व्यवस्था के पूरे तंत्र का विश्वसनीय होना जनता के बीच उनका परसेप्शन क्या है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो इन दिनों एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है। उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुंच जाना, और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बना है कि भाई ये आए हैं, चलिए संभल जाएगा। ये जो कह रहे हैं मानना चाहिए। इनकी बातें अगर स्वीकार करेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा। और आप देखिए, एनडीआरएफ में है कौन भाई, एसडीआरएफ में है कौन? आप ही के सब साथी हैं, सुरक्षा बल के जवान ही हैं। लेकिन समाज में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा बन गई है। आपदा के समय में जैसे ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, वैसे ही लोगों को संतोष होने लगता है कि अब एक्सपर्ट टीम पहुंच गई है, अब से अपना काम कर लेंगे। साथियों, अपराध वाली किसी भी जगह पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है, लोगों में ये भाव आता है कि सरकार पहुंच गई। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरह पुलिस की साख बेहतर हुई थी। पुलिस के लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे, जरूरी संसाधन जुटा रहे थे, अपने जिंदगी को दांव पे लगा रहे थे। यानी कर्तव्य परायणता में कोई कमी नहीं है। जरूरत अच्छा परसेप्शन बनाए रखने की भी है। इसके लिए पुलिस बल को प्रेरित करना, उसके लिए प्लान करना, हर छोटी मोटी चीजों पर लगातार मार्गदर्शन करते रहना, कुछ गलत होता है तो रोकना, ये हमारी एक जीवंत प्रक्रिया होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक हर पल होनी चाहिए। से हम लोग एकत्रित आकर आपके टीम इंडिया के स्पिरिट को गृह विभाग में जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आपके ही निर्देश के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय अपने अपने विभाग के राज्य सरकारों के मंत्रियों और सचिवों के साथ इसी प्रकार की चिंतन शिविर का आयोजन कर पूरी टीम इंडिया का जो कंसेप्ट आपका है उसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज गृह मंत्रालय 2 दिन से राज्यों के सभी मुख्यमंत्रीगण, गृह मंत्रीगण, उपराज्यपाल और राज्यपाल महोदय सहित सारे अधिकारी यहां बैठकर देश की कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक बात की ओर
ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा। जैसे कि सब जानते हैं, हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, परंतु तत्कालीन समय में जब कानून और व्यवस्था आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करते हैं तो कई इस प्रकार की समस्याएं ध्यान पर आती है जो बॉर्डरलेस हैं, जो राज्यों की सीमाओं से परे हैं, जो क्षेत्र से भी परे हैं और देश की सीमाओं के उस पार से भी कई क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि आतंकवाद, नारकोटिक्स की समस्या, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या, घुसपैठ की समस्या, ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नारकोटिक्स की तस्करी हो और हमारी सीमाओं की फिजिकल सुरक्षा की बात हो। जब तक पूरे देश की पुलिस और केंद्र की एजेंसियों का ये सभी समस्याओं के प्रति रिस्पॉन्ड एक समान नहीं होता, इस समस्याओं के प्रति लड़ने की हमारी रणनीति एक नहीं होती, एक दिशा में एक साथ होकर सभी राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उनका सामना नामुमकिन है। उस दृष्टि से आपका टीम इंडिया का विचार और चिंतन शिविर का आपका मार्गदर्शन गृह विभाग का जहां तक सवाल है सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक है। यहां पर कल हमने राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की रोज बरोज की आपाधापी में कई महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं, इस पर हमने ध्यान दिलाने का और सभी मुख्यमंत्री गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। जैसे होमगार्ड और सिविल डिफेंस, नागरिकों को आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ना और उनके मन में एक बोध खड़ा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मगर वो आज कई सालों से वैसे ही पड़ी है जो सर्कुलर से होती हैं। फायर ब्रिगेड, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का डिजिटल होना, आईपीएस डेप्यूटेशन पर राज्यों की ओर से भेजे नहीं जा सकते हैं, भारत सरकार की सभी योजनाओं में खर्च अनुपात में गृह विभाग में राज्यों ने बहुत कम किया है। इस प्रकार की कई समस्याओं पर कल हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसके लिए एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया था और सभी मुख्यमंत्री गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने की हमने प्रयास भी किया है। और इसके साथ साथ लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों ने कल बात रखी है। बचे हुए सारे गृह मंत्री आज भी बात रखेंगे, जिसमें राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का भी काम हुआ है, जिसे एक राज्य के अच्छे प्रयोग को देश भर के राज्य स्वीकार कर सके। राज्यों ने अपनी कुछ तकलीफें भी यहाँ मंच पर रखी हैं, जिसका समाधान भारत सरकार के सहयोग से वो चाहते हैं। केंद्र से उनकी जो अपेक्षा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर ये सारी समस्याओं के समाधान की ओर एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस विशेष सत्र के उपरांत 4 सत्र और होंगे, जिसमें साइबर अपराध, नारकोटिक्स, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना, दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना और सीमा सुरक्षा का प्रबंधन, ये 4 विषयों पर विशद चर्चा होने वाली है। और इसके साथ साथ ये पूरे चिंतन शिविर में 2 दिन में आपने आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब भारत सरकार के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसमें गृह मंत्रालय के लक्ष्यों को भी हमने राज्यों के साथ साझा किया है। और 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में कहां तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम हमारा क्या होगा, इसकी भी आज सबको जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री महोदय, हम सब बहुत आतुर है आपका मार्गदर्शन इस विषय पर प्राप्त करने के लिए, और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हम सबको बहुत आनंदित और उत्साहित किया है। अतः पूरे सदन की ओर से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप देश के सभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सारे सुरक्षा के साथ जुड़े हुए एजेंसी के प्रमुख
और राज्यों के अधिकारियों का मार्गदर्शन करें और चिंतन शिविर का विशेष सत्र को आप संबोधित करें। धन्यवाद। राजधानी दिल्ली के लोगों को एक बार फिर भारतीय संस्कृति और खान पान की झलक कनॉट प्लेस में दिखाई देगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली और समीपवर्ती राज्यों के लोग 17 राज्यों की संस्कृति और स्वाद के संगम से रूबरू हो पाएंगे। साथ ही राज्यों के सामाजिक ताने बाने के बारे में जान पाएंगे। वहीं सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। वहीं फेस्टिवल को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता पंकज वानखेड़े ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं। सर, आज आपने सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, क्या कुछ खास? देखिए, एक नए आइडिया, नए अंदाज में प्रधानमंत्री जी जैसे देश भर में अपने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, तो उसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि हमारा जो सरस फेस्टिवल का, इससे आप जो नए आइडिया, नए तरीके की जो हमारी एसएचजी की महिलाएं काम करती हैं और हमने पैकेजिंग और मार्केटिंग ये उपलब्ध कराना, हमने ई पोर्टल जो लॉन्च किया, उसके पीछे उद्देश्य हमारा यही है कि लोगों को सुविधाएं प्रॉपर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, लोग उससे जुड़ें और ताकि उनको अधिकतम हम लाभ पहुंचा सकें, ये हमारी उनकी एक कल्पना है। और उसको लेकर के बड़ी संख्या में लोगों का ये जो हिस्सेदारी हो रही है, इसकी एक बड़ा उदाहरण है देश के अंदर। क्या ग्रामीण महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा? जैसे अगर मंडला की बात करूँ, छत्तीसगढ़ बस्तर की बात करूँ, राजस्थान में ग्रामीण एरिया है, क्या वहाँ की महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा? बहुत इसका लाभ मिलेगा। मैं बस्तर आप कह रहे हैं, इसके अंदर भी हम जितने इंटीरियर्स हैं, आप नॉर्थ ईस्ट आप देख लीजिए, बस्तर है, हमारे झाबुआ जैसे क्षेत्र में है, हमारे झारखंड के, और हम कोशिश करते हैं कि देश भर में अगर कोई अच्छा हमको आइडिया ध्यान में आए तो उसको हम देश भर में, ये भी हमने प्रयोग किया। इसलिए मुझे लगता है ये जो हमारा प्रयोग है फूड फेस्टिवल का, हमने एक आइडिया दिया है और लोगों को एक साफ सुथरा उनको व्यंजन देने का ये जो फैसला हुआ है, इसमें हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा एक बड़ा उदाहरण है ना। सर, प्राइम मिनिस्टर ये थे फग्गन सिंह, साफ कहा है कि केंद्र जरूर फायदा तमाम ग्रामीण महिलाओं को जरूर होगा। पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज, नई दिल्ली। प्रदेश में आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में जारी है। प्रदेश में ईडी की लगातार कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज नहीं होती। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। सेंट्रल एजेंसी जहां विपक्ष की सरकार है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स लेकर जा रही है, लेकिन राज्य को जानकारी नहीं दी जा रही। पैरामिलिट्री फोर्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। कानून व्यवस्था है और राज्य सरकार का विषय है। केंद्र के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है और उसको डिप्लॉय हर राज्य में करते जहाँ आवश्यकता होती है। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा बिना राज्य सरकार के सहमति के पैरामिलिट्री फोर्स लेकर सेंट्रल एजेंसियाँ कहीं भी जा रही है, और उन राज्यों में जहाँ विपक्ष सत्ता में और सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स का भी दुरुपयोग हो रहा है। और यदि सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं में यदि कोई परिवर्तन होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है देखने के बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता है। सर, लेकिन इसकी मंशा को संभल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर एक कार पलट चुकी है। हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली बदायूं हाईवे का ये पूरा मामला है। अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और दिल्ली बदायूं हाईवे में ये पूरी दुर्घटना घटी है। तो संभल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली बदायूं हाईवे का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। खबरों का हर अपडेट प्राइम न्यूज पहुंचाएगा आप तक।
हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए प्राइम न्यूज लाइव ऐप, क्योंकि सच जरूरी है। प्राइम न्यूज पर हर खबर पक्की है। सच्ची और पक्की खबरों के लिए अभी डाउनलोड करें प्राइम न्यूज लाइव ऐप, क्योंकि सच जरूरी है। खबरों का हर अपडेट प्राइम न्यूज पहुंचाएगा आप तक। हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए प्राइम न्यूज लाइव ऐप, क्योंकि सच जरूरी है। प्राइम न्यूज पर हर खबर पक्की है। सच्ची और पक्की खबरों के लिए अभी डाउनलोड करें प्राइम न्यूज लाइव ऐप, क्योंकि सच जरूरी है। खबरों का हर अपडेट प्राइम न्यूज पहुंचाएगा आप तक। हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए प्राइम न्यूज लाइव ऐप, क्योंकि सच जरूरी है। प्राइम न्यूज पर हर खबर पक्की है। सच्ची और पक्की खबरों के लिए अभी डाउनलोड करें